फिर से एक नई वीडियो के साथ स्विमिंग लेसन है। और ये एक रिक्वेस्ट था मेरे पास, किसी ने नीचे रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, और कि स्विमिंग लेसन के ऊपर कुछ वीडियो डाल दो, तो उसी स्विमिंग लेसन के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो रॉइंटन मिस्ट्री की है स्विमिंग लेसन्स। अब इसे देखते हैं, कवर करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसमें कि पूरा है क्या क्या, हल्का फुल्का जो जो आपको समझना है वो मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। डिटेल्स में क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो ये रॉइंटन मिस्ट्री वॉज बॉर्न इन दी बॉम्बे 1952। यहाँ पे बॉम्बे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपको वहाँ पे कोई बायोग्राफी पूछने वाला है, कोई बायोग्राफी नहीं पूछेगा, पर फिर भी कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा क्या है। तो जो हमारे पास स्विमिंग लेसन्स है, ठीक है, जो स्विमिंग लेसन्स है, तो यहाँ एसएल रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमिंग लेसन्स को, ये लिया गया है टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। तो यानी कुछ कहानियाँ थी जो कि टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग, यानी कुछ कहानियाँ हैं फिरोज शाह बाग से। तो उस उन टेल्स ऑफ कलेक्शन, यानी उन कलेक्शन ऑफ टेल्स, यानी कहानियों के जो पूरा जो एक एंथोलॉजी होती है, कलेक्शंस होती है, उनमें से, यानी टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। इस सारी कहानियों में से जो लास्ट कहानी है, वो कहानी हमारे पास कौन सी है? स्विमिंग लेसन्स। पहले तो ये ध्यान रखना है। और दो इसमें जो मेन बात है समझने के लिए, एक तरफ सीन कनाडा का है, एक तरफ कनाडा है, और दूसरी तरफ सीन क्या है? इंडिया, बिल्कुल सही, इंडिया। और जो सेंट्रल हीरो है, जो कैरेक्टर है हमारे पास सेंट्रल हीरो, वो है केरसी। और यहाँ जो केरसी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुद रॉइंटन मिस्ट्री को। तो अब जन्म कहाँ पे हुआ था मिस्ट्री का? तो बॉम्बे में हुआ था। इसके बाद यहाँ से मूव करके वो कहाँ के किस तरफ चले गए? यानी कनाडा। तो कनाडा में बैठ के अब वो इंडिया के बाद इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के कल्चर को। इस तरह की राइटिंग को डायस्फोरा कहते हैं। तो ये एक डायस्फोरिक राइटिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ये डायस्फोरिक राइटिंग है। डायस्पोरिक का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया से या किसी भी कंट्री से, जरूर नहीं इंडिया, पर यहाँ पे इंडिया के से रिलेटेड है तो मैं इंडिया का बोल रहा हूँ, कि इंडिया में जन्म हुआ और जाके कनाडा में दोबारा इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करना, उसके बारे में लिखना, वहाँ पे क्या है और क्या नहीं, और उससे सीधा सीधा कंपेयर करना किससे? कनाडा के कल्चर से। तो एक पैरेललिज्म कंसेप्ट चला है यहाँ पे, पैरेलल वे में मूव कर रही है, दो कल्चर को कंपेयर किया गया, एक तरफ कनाडा का कल्चर है एंड सेकंड साइड हम देखने को मिलता है इंडिया। और इंडिया के बारे में लिख रहे हो तुम बाहर जाके, तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ डायस्फोरिक राइटिंग। तो डायस्फोरा आए तो समझ जाना एक्सलेंट एग्जांपल है डायस्फोरिक राइटिंग का, कि रॉइंटन मिस्ट्री ने अपने आप को यहाँ पे एक कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया है, केरसी। और एक बात और जानना बहुत जरूरी है, टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग में जितनी भी कहानी है, सबका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? केरसी। और वो केरसी क्या है? समझ जाओ, रोहिंटन मिस्ट्री खुद ही है। और स्विमिंग लेसन उसका लास्ट चैप्टर है, एक तरह से लास्ट स्टोरी है, और वो स्टोरी फिर सिलेबस में है। तो कनाडा में जिस लोकेशन को दिखाया गया, देखो दोनों तरफ, एक इंडिया एक तरफ कनाडा। कनाडा में जो लोकेशन है जिसको बहुत अच्छी तरह से पिक्टोग्राफिक सीन में प्रेजेंट किया गया, वो टोरंटो, ठीक है, टोरंटो। टोरंटो जो है वो कनाडा में है। जब भी मैं टोरंटो बोलूँ समझ जाना कनाडा का सीन है। और इंडिया में जो सीन है वो फिरोज शाह बाग। और ये फिरोज शाह बाग कहाँ पे है? बिल्कुल यूपी में नहीं, समझ जाना कि फिरोज शाह बाग यूपी में है, ये बॉम्बे में है, ठीक है, बॉम्बे में। और बॉम्बे क्यों बोले? पुराना नाम पता होगा, बॉम्बे कहा करते थे, आजकल मुंबई है, महाराष्ट्र है, पर बॉम्बे बहुत बड़ा था महाराष्ट्र से भी, पर अभी मुंबई कहते हैं ना। तो टोरंटो यानी यहाँ पे सिंपल कनाडा का सीन टोरंटो, और इंडिया का सीन क्या है? बॉम्बे। और टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग से ली गई है कहानियों को। और कहा एक कहानी स्विमिंग लेसन आपके पास है, और इसमें जो केरसी है, केरसी बॉयज, वो जो है सेंट्रल कैरेक्टर, BOYCE, ठीक है, ये रहा देखो केरसी बॉयज, ये सेंट्रल कैरेक्टर है। और दोनों के कल्चर को प्रेजेंट किया गया है, और इंडिया नोस्टैल्जिक वे में लिखा गया है, कनाडा में जाके इंडिया के बारे में लिखना, वहाँ क्या है और क्या नहीं, ठीक है, इस तरह का। और सीन को कुछ इस तरह से सेटअप कर रखा है कि कई बार लगेगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मूव कर रही है। क्या चीज मूव कर रही है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? ये 1900 की बात की राइटिंग में आया था, ठीक है, 1900 की बात की जो राइटिंग अगर देखने को मिलता है तो उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। अगर किसी ने पढ़ा हो मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, मिसेस डैलोवे एक राइटिंग है बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये सब ऐसे राइटर्स हुआ करते थे जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखते थे। यानी अगर बैठे बैठे जो है एकदम से सीन सेट हो जाएगा किसी और तरफ, ठीक है, जैसे कि एक कैरेक्टर दिखाया जाएगा
और वो कैरेक्टर बैठे बैठे सपना लेने लग जाएगा और एकदम से सीन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसी के दिमाग के थ्रू फिर सीन कहीं और सेट हो जाएगा। यानी एक ही टाइम पे 1-2 सेकंड के अंदर विद इन 2 सेकंड या 1 सेकंड एकदम सीन कनाडा में मूव हो जाएगा, और रीडर जब पढ़ रहा होगा एकदम से जो है वो सीन किस तरफ मूव हो जाएगा, इंडिया की तरफ मूव हो जाएगा। तो जो भी एग्जामिनर है वो यही चेक करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये डाल सकते हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे, और ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है नाम से ही पता चल रहा होगा पीछे कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब साइकोलॉजी के फील्ड से है ना, और साइकोलॉजी के फील्ड में अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सेंसर, ठीक है, ये सब कुछ हल्का फुल्का है जो कि इस गेम यहाँ पे समझने की बारी है, ठीक है। और जब क्वेश्चन आते हैं इस तरह से तो ये जार्गन वर्ड लगते हैं, ऐसा लगता है कि समझ, ये सब लिटरेचर वाले बच्चे समझ पाते हैं, तो इसीलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आए इसमें से तो इन सब चीज़ों को लेके अवेयर रहना कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एक टाइम पे सीन कहीं सेट हो रहा हो फिर एकदम से कहीं सीन सेट हो रहा हो, ये सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। और वर्जीनिया वुल्फ के टाइम पे 1900 के बाद ये राइटिंग आ गई थी, और पोस्ट मॉडर्न एरा में हमने इस राइटिंग को बहुत देखा, इसी तरह का कुछ इसमें सीन बेस्ड है। और तो एक तरफ राइटर के घर वाले दिखाए गए, राइटर यानी कौन है, केरसी, केरसी यानी कौन है, रोहिंटन मिस्ट्री। तो एक जो सीन है हमें वो उसके घर वाले दिखाए गए हैं, यानी उसके फादर एंड मदर, जो कि कहाँ बैठे होंगे, बिल्कुल सही, फिरोजशाह बाग में बैठे होंगे। और यहाँ पे जो राइटर है यानी रोहिंटन मिस्ट्री यानी केरसी, वो कहाँ पे, वो कनाडा में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो कनाडा से कुछ स्टोरीज लिख रहा है, और वो स्टोरी किसको भेज रहा है, अपने माँ बाप को, और वो यहाँ पे रीड कर रहे हैं, दोनों चीज पैरेलल वे में मूव कर रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्विमिंग लेसन। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है ये थीमेटिक इंट्रोडक्शन है, यानी थीम के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर रखा है। देखो जो जो मेन लाइन है वो देख लो, लाइफ इज ए वेब ऑफ इंट्रिकेट चॉइसेस, यानी लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स चॉइसेस होती हैं लाइफ में, एंड दैट इज ऑल अबाउट द इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट का कंसेप्ट देखा गया, इमिग्रेंट सभी को पता होगा जो अपने देश को छोड़ के दूसरी तरफ मूव कर जाता है, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट को क्या क्या चीज देखना पड़ता है और क्या क्या उन्हें वहाँ की, एक तो सबसे पहली बात जहाँ तुम जा रहे हो द लैंग्वेज, और लैंग्वेज सबसे पहला डोमिनेंट रोल हमेशा हर जगह लैंग्वेज प्ले करती है, लैंग्वेज के थ्रू ही कल्चर रिप्रेजेंट होता है। अब है इंडिया में, इंडिया से एकदम से कनाडा मूव करना, तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की लैंग्वेज को, उनके बीच में एडजस्ट रहना, तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन दिस सर्वाइवल स्किल। अब ये सर्वाइवल स्किल में आ जाते हैं विद इन ए कल्चर, कि एक कल्चर जब दूसरे कल्चर के साथ ब्लेंड होता है तो सबका एक अपना आउटस्कर्ट होता है, एक खुद का एक एरिया, एक खुद की एक फील्ड होती है, जैसे एक कल्चर ये वन है, कल्चर वन है, और इस तरफ कल्चर टू है। अब ये दोनों जब कल्चर आपस में ब्लेंड होंगे तो इनका जो आउट कोर है, यानी ये जो बाहर वाला जो है आउटर डायमेंशन, जो जैसे आउटस्कर्ट कहते हैं, इसको डाइल्यूट होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों का डाइल्यूट नहीं होगा तो ये दोनों कल्चर आपस में मिक्स ही नहीं होंगे, और इसी फेज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट द एब्रिजमेंट ऑफ द टू कल्चर। एब्रिज, ब्रिज का मतलब पता होगा, तो एब्रिज का मतलब दोनों को क्लोज लेके आना, तो एब्रिजमेंट ऑफ टू कल्चर, यानी और एक तरफ हमारे पास कौन सा है, इंडियन कल्चर, और उस तरफ कैनेडियन कल्चर, उन दोनों का एब्रिजमेंट दिखाया गया। और नॉस्टैल्जिक एसेंस में लिखा गया क्योंकि एकदम से यादें बहुत कुछ ले जाती हैं, तो वो यादें हैं। जैसे अब रोहिंटन मिस्ट्री उस तरफ बैठा हुआ है, यानी केरसी उस तरफ बैठा हुआ है कनाडा की तरफ, और वो सारी चीज किसके बारे में लिख रहा है, फिरोज शाह बाग के बारे में, यानी पूरी राइटिंग फुल ऑफ नॉस्टैल्जिक है। एक तो ये समझना है। उसके बाद द सर्वाइवल एंड द लॉस आइडेंटिटी कंसेप्ट सबसे बड़ा रोल है ना, आईडी, सिगमंड फ्रूड की कंसेप्ट ऑफ आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, ये सब जो साइकोलॉजी वाले बच्चे वो तो समझते होंगे, और वैसे नहीं समझ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, हमें तो लिटरेचर का वो करना है। आइडेंटिटी कोलैश, जैसे ही दो कल्चर आप ब्लेंड होते हैं, जैसे तुम इमिग्रेट करके कहीं और मूव करोगे तो वहां तुम्हारी आइडेंटिटी कहीं, अपनी आइडेंटिटी का लॉस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब कि आप जहाँ के तुम हो वहाँ की आइडेंटिटी धीरे धीरे लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम न्यू कल्चर में अपने आप को डिसॉल्व करने वाले हो। तो ये एक तरह से डिल्यूशन है न्यू कल्चर में, और लॉस ऑफ आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। तो रोहिंटन मिस्ट्री को दिखाया गया यहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी ऑफ द कनाडा, के कनाडा में किस तरह से अलग अलग कल्चर ऑफ सोसाइटी वहाँ पे मूव कर रहे थे। और यहाँ पे पता होगा पुल फैक्टर काम करता है, पुश एंड पुल फैक्टर दो होते हैं। पुल फैक्टर का मतलब जहाँ अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है, सब कुछ का अच्छा होता है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है ना, सारी फैसिलिटीज जहाँ मिलती है वहाँ पुल फैक्टर काम करता है, और पुल फैक्टर के थ्रू ही इमिग्रेशन जन्म लेती है। तो यहाँ पे सारे लोग कनाडा में मूव कर रहे हैं, जब इतने ज़्यादा लोग कनाडा में मूव करेंगे हर एक का एक आउटर डायमेंशन डिसॉल्व होगा, और अलग अलग कल्चर जो है आपस में ब्लेंड होगी, और इससे एक इमरजेंस ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो जाएगी। 1975 में इमिग्रेट हुए थे, बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी का टाइम था ये, और सबको पता होगा दिस इज अगेन द थर्ड इमरजेंसी ऑफ इंडिया, इंडिया का तीसरा इमरजेंसी लग रखा था 1975, ठीक है। उस समय पे इमिग्रेट हुए थे ये रोहिंटन मिस्ट्री, कहाँ से, इंडिया से, टोरंटो यानी कनाडा।
अब आते हैं समरी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई समरी है क्या, ऐसी क्या है कहानी। कुछ खास नहीं है, इरोटिक सेंस से ज़्यादा भरी हुई कहानी है। इरोटिसिज्म देखा जाएगा। इरोटिसिज्म का मतलब पता होगा कि मतलब वो सेक्सुअल टाइप, ठीक है, शरीर वरीर दिखाना, ये फिगर वगैरह इस टाइप का दिखाना, तो इस तरह की राइटिंग है। और एक तरफ स्विमिंग लेसन, नाम से मतलब पता चल रहा होगा स्विमिंग लेसन है ना, तो यानी स्विमिंग की क्लासेस ली जा रही है। तो स्विमिंग की क्लासेस कौन ले रहा होगा, केरसी तो ले रहा होगा स्विमिंग की क्लासेस, तो केरसी स्विमिंग की क्लासेस ले रहा है। और जब वो स्विमिंग की क्लासेस लेने जाता है तो वहाँ का कल्चर यानी कनाडा का, कि किस तरह से वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो स्विमिंग सूट में आ रखी हैं, केरसी उन्हें देख रहा है, इरोटिक सेंस फील कर रहा है, ठीक है, अंदर के सेक्सुअल जो है वो है एपिटाइट वो बढ़ता जा रहा है उसका, ठीक है। प्यूबिक एरिया को कहीं ना कहीं उसमें डाला गया है, यानी प्यूबिक एरिया पता होगा, जो जिस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसी को प्यूबिक एरिया कहते हैं। तो प्यूबिक एरिया और जो प्यूबिक ग्रोथ है, जो हेयर ग्रोथ है, जो स्विम सूट में जो हेयर दिख रहे थे प्यूबिक एरिया में, उन सबको लिया गया, जो कि इरोटिसिज्म को दिखाया गया। और पोस्ट मॉडर्न राइटिंग का सबसे एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। पोस्ट मॉडर्न राइटिंग का मतलब क्या है, जो भी सोसाइटी में चल रहा है, यानी उसमें शर्माना नहीं है, अगर जो साफ दिख रहा है तो उसे साफ कमेंट कर दो। इस तरह से राइटर ने एक छोटे से कंसेप्ट को, रियलिस्टिक कंसेप्ट को वहां पे बहुत अच्छी तरह से दिखा के, और ये दिखाया कि दोनों के कल्चर यानी इंडिया साथ साथ टोरंटो यानी कनाडा, दोनों के कल्चर को कंपेयर किया ऑन पैरेलल वे, ठीक है। जो स्विमिंग लेसन में क्या है कि वो स्विमिंग लेसन सीख रहा है, यहाँ पे वो स्विमिंग लेसन नहीं सीख रहा, वो यहाँ पे कनाडा में उनके कल्चर को सीख रहा है कि किस तरह से लड़कियां छोटे कपड़ों में आ रखी है, उनके हेयर्स वगैरह दिख रहे हैं, और वो स्विम सूट में उन्हीं को देख रहा है। बाद में वो अपने इरोटिक सेंस को, अपने इरोटिक एपेटाइट को कंट्रोल करता है। फिर यही सारा कुछ इसमें मेनली जो है वो दिखा रखा है। फिर साथ साथ कंपेयर किया गया इंडिया के कल्चर को, कि इंडिया में इस समय पे क्या हो रहा था। उसके जो माँ बाप है वो देख रहे थे कि जैसे कि केरसी किसके बारे में लिख रहा है, वो ये कहानियां लिख लिख के किसको भेज रहा था, अपने माँ बाप को, जो कि फिरोजाबाद में बैठे हुए हैं। फिरोजाबाद नहीं, फिरोज शाह बाग, सॉरी। तो फिरोज शाह बाग में बैठे हुए वो उसकी कहानियों को साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, और एंड में वो फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उनका बेटा राइटर बन गया, क्योंकि कई सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। ये देख लेना आप, रोहिंटन मिस्ट्री पिछली स्लाइड में जो है उसमें अवार्ड मैंने दिखा रखे, वो मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि अवार्ड टाइप का क्वेश्चन वहां आता नहीं है। तो कई सारे अवार्ड मिले, फाइनली वो भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है हमारा बेटा जो है वो कनाडा जाके एक राइटर बन गया, उसको इतने सारे अवार्ड मिले। और रोहिंटन मिस्ट्री ने ये भी दिखाया कि साथ साथ कि उसके फादर जो है वो कहीं ना कहीं हल्के फुल्के इसमें नाराज थे, क्योंकि वो जितनी भी राइटिंग लिख रहा था वो सब कुछ इंडिया के बेस पे था। कनाडा में जाके भी इंडिया के बेस की राइटिंग लिख रहा है, जबकि उनका मानना था कि कनाडा के बारे में लिखे, वहां के कुछ हट के बारे में लिखे। जबकि उसकी माँ जो थी वो खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था नहीं बेटा अपने कल्चर को नहीं भूला। इस तरह की कहानी कुछ इसमें चल रही है। अब देखते हैं इसमें केरसी के पेरेंट्स को दिखाया गया ओपनिंग सीन में, रिस्पॉन्सेज टू द मेल ही सेंड्स फ्रॉम द टोरंटो, यानी टोरंटो से वो मेल लिख रहा है अपने माँ बाप को, और वो उस मेल के रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसे। दीज आर द सेट इन दी बॉम्बे इन हिज पेरेंट्स होम, उसके घर वाले जो है बॉम्बे में, पता ही होगा, वो उसके जो भी कम्युनिकेशन है उसका जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट लेटर एंड देन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द स्टोरी, और केरसी वहां से अपने स्टोरी के मैन्युस्क्रिप्ट को भेजा। देखो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जबकि कोई भी आपने वर्क लिखा और वो वर्क पब्लिश नहीं हो, पब्लिशिंग से पहले जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, और जैसे ही पब्लिश हो जाए फिर पता होगा फिर तो बुक हो गया हो ये, ठीक है। एंड दे डिस्कस देयर सन एंड हिज वर्क, वो अपने बेटे के वर्क को डिस्कस कर रहे हैं, यानी माँ बाप उसके बैठे हुए। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इन द डॉन मिल्स सबब ऑफ द टोरंटो, सबब का मतलब एक शहर की गली, ठीक है। तो डॉन मिल्स के ऊपर एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का नाम क्या है, डॉन मिल्स, ठीक है, टोरंटो में। अब हम याद रखना टोरंटो के सबर्ब यानी एक शहर की गली, और उसमें डॉन मिल्स जो है एक अपार्टमेंट है, वहां का सीन है जिसमें कि एलिवेटर दिखा रखा है, पार्किंग लॉट है, जिस तरह का होते हैं मॉल वॉल के टाइप के आगे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो होती हैं उसमें, और ठीक है ऐसे ही लोकल हाई स्कूल पूल है, स्विमिंग पूल है वहां पे। बट इट इज क्लियर फ्रॉम द ओपनिंग पैसेज देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट सेटिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। स्टार्टिंग से मतलब पता चल रहा है कि देखो स्टार्टिंग से कहानी का पता चल रहा है कि ड्यूअलिस्टिक बेस पे ये कहानी मूव करेगी। एक तरफ तो हमें दिखा रहे हैं कौन सा कि कनाडा, पर दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स भी तो बैठे हुए हैं बॉम्बे में, यानी कहानी वहां भी चलेगी। तो यही सब मतलब पता चल रहा है कि पैरेलल वे से कहानी मूव होने वाली है। तो अब नरेटर क्या है, जैसे कि फिरोज शाह बाग का सीन आ जाता है, अब एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का दोबारा एक्सलेंट एग्जांपल। और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है फिरोज शाह बाग का, और फिरोज शाह बाग में दिखाया गया है इस फैमिली, उसकी फैमिली और उसके कलरफुल नेबर्स, ठीक है, अगेन इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ओल्ड मैन फिरोज शाह बाग में एक ओल्ड मैन है,
who waits for the people in the apartment lobby in order to make this small talk as he plays a favorite conversational game and asking the people to guess his age, and the case is reminded of his own grandfather who was the Parkinson disease and sat on the veranda of their complex waving at the anyone who went by. ना नॉर्मल देखो कहानी सिंपल, पहले तो देखो सबसे ऊपर की कहानी पता हो गया कि एकदम से जैसे ओपनिंग सीन आता है तो सीन में किसी के पेरेंट्स दिखाए गए हैं, वो चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को नहीं, वो जो कहानियाँ जो वो लिख रहा है उन कहानियों को पढ़ रहे हैं और वो उसके मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फिर एकदम से कहानी शिफ्ट हो जाएगी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से डॉन मिल्स में। डॉन मिल्स जो है वो कहाँ पे है, सबब यानी टोरंटो यानी कनाडा में है, और कनाडा में दिखाया गया है वो पार्किंग लॉट अपार्टमेंट जहाँ वो रहता है। और उसके बाद फिर एकदम से सीन शिफ्ट हो गया उसके माँ बाप की तरफ जो कि फिरोजशाह बाग में उसकी कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। फिर एकदम से एक ओल्ड मैन दिखाया गया है, दोबारा से कनाडा ओल्ड मैन दिखाया गया जो कि अपार्टमेंट लॉबी में वेट कर रहा होता है। एक वो बूढ़ा इंसान दिखा रखा है जो कि हर एक इंसान से जुड़ने की कोशिश करता है, कोई भी आए तो उससे बात करके टाइम पास करने की। उसको देख के दोबारा सीन नॉस्टैल्जिक हो गया और सीन शिफ्ट हो गया दोबारा से फिरोजशाह बाग में, और उसे याद आ गई किसके, अपने ग्रैंडफादर की। उसके ग्रैंडफादर को पार्किंसन डिसीज थी। पार्किंसन डिसीज का मतलब जिसमें न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि दिमाग की शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है, सिनेप्टिक कनेक्शन वीक हो जाता है, क्योंकि मैसेज पता होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है थ्रू सिनेप्टिक कनेक्शन। और जैसे ये सिनेप्टिक कनेक्शन जैसे बूढ़े होने लग जाते हैं, जिसे कह जाते हैं सटिया जाना, 60 साल से ऊपर हो जाना, तो ये न्यूरॉन जो है वो और जो सिनेप्टिक कनेक्शन जो है वो उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं हो पाते, इस वजह से जो है पार्किंसन डिसीज हो जाती है, यानी चीज़ों को भूलने की वो, ठीक है, एकदम से भूल जाते हैं। एक कंट्रोल जो होता है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर कंट्रोल जो है वो लूज होने लग जाता है। तो वही दिखा रखा है कि उसके ग्रैंडफादर को पार्किंसन डिसीज थी, तो वो दोनों सीन को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। इसके बाद ओल्ड मैन के बाद पोर्तुगीज वुमेन दिखाई गई। दोबारा सीन आ जाओ टोरंटो पे, टोरंटो पे पोर्तुगीज वुमेन है। देखो एक तो सबसे अच्छी खासियत बात देखना, ये सब राइजिंग एक्शन के नाम से जाने जाते हैं। राइजिंग एक्शन का मतलब क्या है, पूरी कहानी में ये जो कहानी है ये छोटे छोटे जो है ये नॉट्स फॉर्म होते जा रहे हैं, KNOT यानी गांठ सी बनती जा रही है, और इन सबको आगे सुलझाया जाएगा बिल्कुल पर्टिकुलरली स्टोरी में। ठीक है, जैसे कि अभी एक ओल्ड मैन का जिक्र दे के छोड़ दिया कि ओल्ड मैन है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है ओल्ड मैन की कहानी खत्म है, लास्ट में बिल्कुल इसके साथ भी इंसाफ होगा। ठीक है, ऐसे ही अब पोर्तुगीज वुमेन को दिखाएंगे, बीच बीच में पोर्तुगीज वुमेन का सीन चलेगा, इसको भी फॉलिंग एक्शन के टाइम पे, राइजिंग एक्शन एंड फॉलिंग एक्शन, इस टाइम पे इसे भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं सब एंड में रिजॉल्व होंगे। तो पोर्तुगीज वुमेन को दिखाया गया टोरंटो में, मेकिंग द फर्स्ट, उसमें दिखाया गया किस तरह से नरेटर जो है और देखो एक तो सबसे पहले सिर्फ पोर्तुगीज वुमेन के बारे में बता रखा टोरंटो में कि एक टोरंटो में पोर्तुगीज वुमेन है बस। उसके बाद दिखाया गया जो that he is a candidate about the erotic urges and spotting the two women sunbathing in the bikini, के बिकनी में फिर दोबारा से सीन किस पे आ गया, उस पे केएफसी पे। ठीक है, तो केएफसी क्या देख रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, केएफसी ये देख रहा है कि दो लड़कियों को घूर रहा है वो, जो कि सनबाथ कर रही है बिकनी पहन के पार्किंग लॉट में लेटी हुई, यानी उसके अपार्टमेंट के पास पार्किंग लॉट है, तो वहां पे वो लेटी हुई है बिकनी पहन के, और ये उनके ऊपर नजर है, और ये अपने सेक्सुअल जो अर्जेस है, इरोटिक सेंस है, उसे जनरेट कर रहा है। When they turn to be the less than attractive, the close quarter and swimming lesson as sign up saying that to look forward to। ठीक है, बाद में वो देखता है कि मुझे भी स्विमिंग लेसन देनी है ना, इन लड़कियों को अगर मुझे देखना है रोज ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में, तो मुझे भी स्विमिंग लेसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहीं से इस पूरे जो राइटिंग है, इस पूरी स्टोरी की जो हेडिंग है वो स्विमिंग लेसन्स आ गई। स्विमिंग लेसन्स लेने का मतलब क्या था, अपने इरोटिक सेंस को एक तरह से ऊपर लेके आना, यानी बहुत ज़्यादा उसे जनरेट करना, पर बाद में केरसी इसे कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, तो वही है जो अंदर के जो आग जग जाती है ना, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है इसमें। ही रिकाउंट्स आवर कन्वर्सेशन, फिर वो क्या करता है, वो जाता है क्लास लेने के लिए और वहां जाके बोलता है कि द नॉन स्विमिंग स्टेटस, कि उसे तैरना नहीं आता। ठीक है, तो जो होते हैं ना जो नाम लिखते हैं कि हाँ भाई तुम्हें स्विमिंग क्लास की लेसन लेने जा रहे हैं, तो बाहर लिखे होते हैं, मैं नाम चढ़वाओ, एंट्री करवाओ, फीस बताएंगे, जो पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, वो वहां जाके कहता है मेरे को स्विमिंग करना नहीं आता। तो उसके बाद वो लड़की जो है, वो लड़की भी फ्लर्ट कर रही है, सीन दोबारा टोरंटो का है। ठीक है, वो लड़की भी फ्लर्ट कर रही है, साथ साथ कह रही मुझे बाइसिकल चलानी नहीं आती। तो एक तरह दिखा रखा किस तरह का वहाँ का कल्चर है। एंड आफ्टर दिस देयर इज अ लॉन्ग पैसेज ऑफ द मेमोरी बेस्ड ऑन द इंसिडेंट्स ऑफ द स्विमिंग वाटर रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटिंग टू द वाटर ऑफ द नरेटर्स लाइफ। इसके बाद काफी सारे सीन दिखाए जाते हैं जो इंसिडेंट्स ऑफ द स्विमिंग एंड दी वाटर, द रिलीजियस फेस्टिवल्स रिलेटिंग टू दी वाटर, वो सब बताता है कि उनके यहाँ रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से, जैसे पोंगल हो गए, ये सब पता होगा पानी से रिलेटेड है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमें मेन बेसिक है, स्किम करना है इस पूरे पैराग्राफ को और कहानी को जो मेन उठाना है। अब चलो आगे चलते हैं। सेक्सुअल फैंटेसी इसलिए ताकि वो अपने इरोटिक एनकाउंटर को जो है अपकमिंग इरोटिक एनकाउंटर को एक तरह से सेटिस्फाई करे, इसीलिए नरेटर ने स्विमिंग लेसन्स को लिया। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, वापस इंडिया में। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बर्था। बर्था कैरेक्टर को और दिखा देते हैं। ये बर्था कैरेक्टर जो है ये बिल्डिंग की सुपरिटेंडेंट है, जो कि क्या कर रही है, अपने बेटे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, यानी शोर नहीं, उसको धमका रही है एक तरह से कह सकते हो, कि जो वैन है उसे सही तरह से जो है पार्किंग लॉट में प्लेस किया जाए। और नरेटर डिस्क्राइब करता है यहाँ पे अबाउट दी फैमिली जनरल सर के बर्था की फैमिली के बारे में दिखा रखा है। देखो फर्स्ट थिंग देखो, सबसे ऊपर पोर्तुगीज वुमेन आई थी। पोर्तुगीज वुमेन को पीडब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, कई जगह। तो पोर्तुगीज वुमेन आ गई, और उसके बाद जो है इससे पहले ओल्ड मैन आ गया, तो एक ओल्ड मैन आया, फिर पोर्तुगीज वुमेन आई। अब तीसरा कैरेक्टर कौन है हमारे पास, बर्था, ठीक है। ये तीसरा कैरेक्टर कौन है, ये बर्था हमारे पास है। और बर्था के बारे में दिखा रखा है कि वो एक हार्ड वर्क करती है, अपार्टमेंट में रहती है, उसका जो हस्बैंड है वो फैक्ट्री में काम करता है, और बूज करने की आदत है, यानी बहुत ज़्यादा दारू पीता है वो, और उसका सन जो है, उसका जो बेटा है वो किसी काम के लायक नहीं है। इस तरह की फैमिली दिखा रखी है बर्था में। दोबारा कनाडा के कल्चर को प्रेजेंट किया गया है। एक्सेसिव मॉडर्निज्म जो है वो चीज़ों को डिल्यूट कर देती है, और उसके अंदर जो होता है ना, एक कल्चर सपोर्ट करती है किसी चीज़ को, पर अगर एक्सेसिव वर्क हार्ड पार्टी हार्ड वाला मूड जो होता है, जो अमेरिका में एक समय पे आया था, वो ऐसा ही है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। 1900 के बाद पता होगा 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन के बाद अमेरिका को ऊपर लीड करना था, तब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत करो और काम करो, और यही करो सिर्फ, ठीक है। कल्चर वल्चर भाड़ में गए, अपना बहुत ज़्यादा काम करो। इसमें वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, दारू वारू पिया करते थे, तो इस तरह से कल्चर को डिल्यूट हो गया, कल्चर डिल्यूशन आएगा जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म आएगी, ठीक है। ये तो पता होगा, जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म आएगी, यानी जहाँ जहाँ पैसा आएगा वहाँ वहाँ कल्चर क्या है, वो डिसॉल्व होगा। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं दिखाने का इसमें मतलब कोशिश की गई है। और उसके बाद जो है, देयर आर ऑल्सो सम बाइगॉटेड कमेंट्स ऑफ द टीनेजर ही लीव्स द लॉकर रूम। अब दोबारा सीन शिफ्ट हो गया, किर्सी पहुंच रखा है स्विमिंग लेसन लेने के लिए। अब भाई किर्सी के इरादे तो पूरे बढ़िया है, तो किर्सी सोचा चलो स्विमिंग लेसन लेने चलते हैं। और जब वो स्विमिंग लेसन लेने जाता है तो वहाँ कुछ मिल जाते हैं छटाक भर के ना लड़के जो छेड़ते हैं, तो ये कैनेडियन लड़के मिल गए। और कैनेडियन लड़के टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स का मतलब पता होगा 15, 16, 17, 18, 19 तक टीनेजर्स होते हैं, जिनके नाम के पीछे टीन लगाओ, नाम के पीछे नहीं, एज के पीछे। और उसके बाद वो लॉकर रूम को, भाई लॉकर रूम में कपड़े उतारे, किर्सी ने हो रखा, अब स्विमिंग सूट भी तो पहनेगा, तभी तो लड़कियों को देखेगा वो। उसके इरोटिक फैंट पहले से ही भाई साहब के दिमाग में इतनी अंदर भरी हुई ये चीज है कि मैं वहां जाके उन्हें देखूंगा। और it describes the excitement as a woman in the group of the demonstrate the floating face up and he watches his pubic hair। देखो क्या कर रहा है वो, वहां स्विमिंग कपड़े पहन के उनके प्यूबिक हेयर को देख रहा है लड़कियों के, जो कि मुंह ऊपर करके और पैरों से ऐसे कर रही है। तो भाई साहब इसकी नजर जो है किर्सी की, वो कहाँ पे, प्यूबिक हेयर पे। देखने को इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, पर इसकी नजर देखो कहाँ पे है। इससे ही पता चलता है कि कितना ज्यादा इरोटिक सेंस दिखाया गया इस राइटिंग में। दिस इज अबाउट दी हाई पॉइंट, बिल्कुल सही, हाई पॉइंट तो हो गई है ना। इरोटिक सेंस है, अगर तुम ऐसी चीज देखोगे तो हाई पॉइंट, यानी सेक्सुअल अफेयर का, अफेयर नहीं सॉरी, सेक्सुअल एपेटाइट का एक हाई पॉइंट दिखाया गया है। इसके बाद लो पॉइंट जब आ जाता है, जब वो बिल्कुल पैडल इनटू द डीप एंड, जब वो बिल्कुल अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यानी ये तैर रहा है, अब ये तैर रहा है ये स्विमिंग पूल में। और ये पूल में तैरने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि केरसी मतलब मजे ले रहा है, स्विमिंग पूल में तैर रहा है, लड़कियों के बाल देख रहा है, ये सब सीन नहीं है। सीन का मतलब ये है, जो एक तरह से जो सिंबॉलिज्म एसेंस ये जनरेट किया गया है कि वो जो यहाँ तैर रहा है, इसका मतलब सिंपल क्या है कि कनाडा के कल्चर को अडेप्ट करना। तो कनाडा के कल्चर को अडेप्ट करने की ये कोशिश कर रहा है वो, कि जिस तरह से कैनेडियन है उस तरह से मैं भी इनके कल्चर में एक तरह से घुल जाऊं। वो ये मैंने बोला था, हर एक कल्चर का अपना एक खुद का एक आउटर एरिया होता है, और उस एरिया जब तक वो जो बाहर का जो कोर सेल जिसे है ना, शेल जो होता है, कोर शेल, जैसे कि ये कल्चर है, इस कल्चर का ये बाहर का क्या है, ये शेल है, ये हार्ड कवर शेल है। इस शेल को ब्रेक करने की, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक दो कल्चर आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये अपने इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं डिसॉल्व कर रहा है, और साथ ही साथ कैनेडियन कल्चर को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर ये कर नहीं पा रहा, क्योंकि इंडिया के कल्चर को भूल नहीं पा रहा। क्योंकि राइटिंग से मतलब पता चल रहा है फिरोज शाह बाग बारबरी राइटिंग में देखने को मिल रहा है, जिसका साफ मतलब पता चल रहा है कि जो इंडियन कल्चर है उसका जो आउटर शेल है वो कहीं से भी डिल्यूट होता हुआ नहीं दिख रहा। पर साथ ही साथ ये कनाडा में वहाँ इरोटिक सेंस को, जैसे कि कैनेडियंस दिखाए गए हैं इसमें,
कि वहाँ का कल्चर, एक ओपन माइंडेड नेचर, ठीक है, वो करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ कि उस तरह का मैं बन जाऊं, वो भी नहीं कर पा रहा। तो कल्चर डिसोल्यूशन, कल्चर डिल्यूशन, और साथ ही साथ इसके आइडेंटिटी लॉस, इसका कंसेप्ट है। एक तरफ अगर आइडेंटिटी लॉस होगी तभी दूसरी तरफ आइडेंटिटी जनरेट होगी, एंड दिस इज द सोशल आइडेंटिटी। वो नहीं है आईडी, आई कार्ड बनवा लिया जाके, ऐसा नहीं है। सोशल आइडेंटिटी यानी वहाँ की तुम्हारे पास एडेप्टेबिलिटी की टेक्निक्स आ जाए, वहाँ के लोगों को तरह रहना, सहना, बोलना, खाना पीना, ये सब आ जाए, ठीक है। दिस इज द सिंबल अगेन द स्विमिंग लेसन। इसके बाद क्या है, जो सेकंड लेसन है वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है। जो फ्लोटिंग वुमेन है वो शेव कराती है प्यूबिक एरिया को, यानी दोबारा जब सेकंड टाइम ये क्लास लेने जाता है तब देखता है उन्हीं वुमेन को देख रहा था, तो उनका प्यूबिक एरिया जो है वो शेव करके आ जाती है, अब बाल इसे नहीं दिख रहे, यानी सॉरी, ठीक है। तो नो लॉन्गर रिवील्स एनीथिंग इरोटिक, अब इरोटिक नहीं है, तो केरसी की इमेजिनेशन वहीं खत्म हो गई। ही क्विट्स, वो छोड़ देता है। द नेक्स्ट जो पोर्शन है, द केरसीज पेरेंट रिसीव ए पार्सल फ्रॉम द कनाडा, दोबारा सीन शिफ्ट हो गया, एक पार्सल आया है कनाडा से केरसी के घर वालों के लिए, एंड इट इज अ कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी लिखी हुई है। यानी देखो, अभी इसके माँ बाप को पता नहीं है कि केरसी एक राइटर बन गया है। केरसी मतलब रोहिंटन मिस्त्री एक अच्छा राइटर बन गया है, क्योंकि उसने बस ये बोला है मैंने कुछ कहानियां लिखी है, ठीक है, और ये कहानियां मैं छपवाने जा रहा हूँ, और ये रही मैन्युस्क्रिप्ट, और वो मैन्युस्क्रिप्ट अपने घर वालों को दिखा दी, देखो मैंने ये लिखा है। उसके पेरेंट बहुत सरप्राइज हुए। while he is living in the Toronto, the stories is about all बॉम्बे की, बॉम्बे की कहानियां लिख रहा है वहां रह के भी, अच्छा बेटा है। The exception is the last which seemed the swimming lesson itself. Meanwhile, इसके बाद क्या होता है कि, और उसमें जो है कि एक देखो क्या चीज है, the exception is the last which seems to be the swimming lesson, देख लो इसे अच्छे से। उन मैन्युस्क्रिप्ट में एक कहानी गायब थी, है ना, वही कहानी दिखाएगा भी कैसे अपने माँ बाप को कि मैं क्या देख रहा था वहां जाके, पानी के उसमें मछली बन के अलग अलग चीजें देख रहा था। तो ये कहानी उसने मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं ऐड करी, बाकी सारी कहानियां जो है मैन्युस्क्रिप्ट में ऐड करके अपने घर वालों को भेज दी। ऐसे ही करते हैं सब। तो उसके बाद क्या हो गया, बर्था जो है, जो स्टार्टिंग में बर्था आई थी, थर्ड कैरेक्टर जो थी, वो उसने देखा कि उसका जो बेटा है उससे काम करना छोड़ दिया, ऐसी हरकत है तो काम करना छोड़ेगा ही। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी तो उसने काम करना बंद कर दिया, यानी वो निठल्ले की तरह घर पे बैठ गया। और जो बिकनी लेडी है जो वो फ्लर्ट करने लगी, यानी जो याद करो बिकनी लेडी को दिखाया था जिसे ये घूर रहा था, वो अगली बारी केरसी के साथ फ्लर्ट करने लगी लॉन्ड्री रूम में, ये अच्छा है। उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो राइड मांग रहा है ओल्ड्स मोबाइल की। ओल्ड्स मोबाइल एक जैसे कि अलग अलग गाड़ियां होती है, मर्सिडीज वर्सिडीज, ऐसे ओल्ड्स मोबाइल एक गाड़ी का वो है वर्जन, तो उसमें वो अपने बेटे के साथ घूम रहा है, ठीक है, यानी उसका बेटा उसे घुमा के लेके आ रहा है। देखो जो भी ऊपर कहानी थी सब रिजॉल्व हो रही है, जितने भी नोट्स फॉर्म हुए थे के एन ओ टी वाले, ठीक है, जितने भी नोट्स फॉर्म हुए थे सब गुत्थी को यहाँ सुलझाया जा रहा है। ओल्ड मैन बेचारा ये चाह रहा था कि कोई उसे घुमा ले, कोई उससे बात करे, और देखो उसका बेटा खुद उसे राइड पे लेके जा रहा है। और ये पोर्तुगीज वुमेन, एक तो ये पोर्तुगीज वुमेन जो है कीप्स वॉच ओवर इट ऑल, वो सब कुछ देख रही है। एज द विंटर डीपन्स द हीट फॉल्टर, ये तो पता होगा जब सर्दियां आती है। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी दिखा रही है इसमें, हीट फॉल्टर यानी जैसे ही जो गर्मी है वो फैल जाए तो सर्दियां आने लग जाती हैं। फैलना मतलब वो अलग अलग स्प्लिट हो जाए। तो बर्था शोवल स्नो, तो बर्था दिखा रखे दोबारा कैरेक्टर बर्था आ गई जो कि स्नो को शोवल कर रही है। शोवल का मतलब ऐसे ऐसे फावड़े फूवड़े लेके उसे हटा रही है। ओल्ड मैन को स्ट्रोक आ गया, ओ माय गॉड इमोशंस यहाँ पे। ओल्ड मैन को स्ट्रोक आ गया और वो मर गया, ठीक है, बुरा मत मान जाना तुम सबके, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, पर फिर भी जो बात है वो है ही। तो ओल्ड मैन को स्ट्रोक आ गया और उसकी डेथ होगी। बर्था का जो हस्बैंड है, उसका जो बेटा है, वो उसे छोड़ के चले गए। ले भाई, पोइटिक जस्टिस, इसे एक टर्म कहा गया है, दिस इज कॉल्ड द पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस का मतलब क्या है, इंसाफ। तो इंसाफ यहाँ पे ये है, देखो शॉर्ट स्टोरी है और सॉरी जितने भी शॉर्ट स्टोरीज होते हैं कैरेक्टर को बहुत कम रखना होता है, कुछ कुछ रूल्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी के। सबसे पहले कैरेक्टर आपके 5-6 होने चाहिए, ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं रखने शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरीज को प्लॉट से अलग रखना होता है, प्लॉट में रीजन देना होता है, कहानी के पीछे ऐसा क्यों, है ना। राजा ने रानी को मार दिया, ये कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी। कहानी है राजा आया और उसे रानी को मार दिया, ये स्टोरी है। पर राजा आया, उसने रानी को मारा, वजह क्या थी कि रानी का चक्कर 10 राजाओं के साथ और चल रहा था, ये बात राजा को पसंद नहीं थी, और रानी खुद राजा को मारने की कई अटेम्प्ट कर चुकी थी। एक दिन राजा को लगा नहीं अब तो बात खराब होगी, इस वजह से राजा ने रानी को मारा। दिस इज द प्लॉट। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी में रीजन नहीं ढूंढ सकते हो तुम। तो वो ये, अब उसको स्ट्रोक आ गया तो आ गया, मान लो, ठीक है। बर्था शोवल कर रही है स्नो को, तो मानो कि हाँ भाई सर्दियां आ गई, वो कर रही है।
और बर्था का हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया, क्यों छोड़ के गया हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, रोहिंटन मिस्ट्री से पूछ लो जाके, ठीक है। पर छोड़ के चला गया, अभी ये मानो, उसका बेटा भी छोड़ के चला गया, वो भी चला गया, तो मान लो जो बोल रहे हैं सब मानते चलो। एंड दी बॉम्बे फिरोज शाह केरसी के जो पेरेंट्स हैं, उसने कहानी पढ़नी खत्म कर ही दी होगी उन्होंने। दे लाइक देम और एंड आर प्राउड, बहुत खुश हुए वो और बहुत अच्छा फील कर रहे थे। अगर केरसी लास्ट वाले लेसन को भेज देता तो ठीक इससे उल्टा जूते मारते उसके खींच खींच के, ठीक है। पर क्या करे, केरसी ने वो मैन्युस्क्रिप्ट में भेजा ही नहीं, ठीक है। और जो फादर थिंक्स दैट ही हैज फोकस्ड टू मच ऑन द इनकॉन्सिक्वेंशियल द पीपल एंड हिज मदर थिंक्स दैट ही मस्ट बी द होमसिक। तो सीधा फादर कह रहे नहीं नहीं बेटा कुछ और लिखना चाहिए, क्या लिख रहे हो तुम, सिर्फ वहाँ फिरोज शाह के बारे में, वहाँ के बारे में लिखो। माँ कह रही है नहीं होम सिक है ये। होम सिक का मतलब क्या होता है, घर में बीमार हो गया, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है नोस्टैल्जिक, यानी घर की यादें सता रही है उसे। तो केरसी उसके बाद बताता है इस अबाउट दी बाथ इन दी अपार्टमेंट एंड ही रूमिनेट्स ऑन दी वाटर इमेजरी एंड फाइनली गेट्स द नर्व। उसके बाद देखो केरसी ने क्या करा, सीधा अपना मुंह पानी के अंदर डाल दिया और उसके बाद बाथ टब में वो फील कर रहा है कि वो एक तरह से स्विमिंग पूल में है। As he is submerging himself, he decided that he should find out the old man's name. जैसे उसने अपने मुंह को पानी के अंदर डाला, उसने कहा ना ना मुझे ओल्ड मैन के नेम को पता करना है। देखो कहानी में इसे नहीं पता कि ओल्ड मैन की जो है स्ट्रोक आ गया, ये हमें पता है, रीडर को पता है, उसके कैरेक्टर को नहीं पता जो उस कहानी में मूव कर रहा है। वो कह रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम ही नहीं पता चला मुझे उस ओल्ड मैन का। उसके बाद ही इज लुकिंग ऑन द मेल बॉक्स लेबल एंड द पीडब्ल्यू इन्फॉर्म्स हिम। पीडब्ल्यू का मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है, पोर्तुगीज वुमेन, ठीक है। पोर्तुगीज वुमेन ने इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है ओल्ड मैन मर गया नाइट में। एंड द स्टोरी एंड्स यहीं पे। और केरसी पेरेंट्स आर राइटिंग टू टेल हिम, केरसी के जो पेरेंट्स हैं वो लिख रहे हैं कि उसे बताते हो कि हमें कितना प्राउड फील हो रहा है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज नेक्स्ट बुक। अब नेक्स्ट बुक का वेट कर रहे हैं, भला वो नेक्स्ट बुक में कोई कहानी ना छुपाए केरसी तो, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है बिल्कुल। आप कुछ हम उसको देख लेते हैं क्वेश्चंस को जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले थीम देख लो। अब जो है मैं मेन जो कहानी में बता चुका हूँ उन्हीं को थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। थीम क्या है, इमिग्रेंट, यानी इमिग्रेंट थीम एक तो सबसे मेन, कि किस तरह से अपनी कल्चर को छोड़ के जब हम दूसरे, अपनी कंट्री को छोड़ के जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है एंड आइडेंटिटी लॉस का कंसेप्ट आता है। दिस इज अगेन द थीम, सबसे मेन थीम यही है। द इमिग्रेंट इज अगेन द थीम। सेकंड थिंग इज अबाउट द आइडेंटिटी लॉस इज द थीम, ठीक है। उसके बाद द कल्चर डिल्यूशन इज द थीम, ठीक है। कल्चर को डिल्यूट करना एक बहुत बड़ा वो है। एंड द सेंस ऑफ एलिनेशन, अकेलापन महसूस करना। जब तक सेंस ऑफ एलिनेशन ना हो तब तक कोई नॉस्टैल्जिक नहीं होगा। यादें जब भी आएगी जब अकेलेपन में छा जाओगे। तो वही दिखा रखा है। एंड अबाउट द डिफरेंट कल्चर, दो कल्चर मूव कर रहे हैं। द फर्स्ट कल्चर इज अबाउट द कैनेडियन कल्चर, द सेकंड इज द इंडियन कल्चर। एंड डायस्पोरिक राइटिंग, जो इसके पीछे थीमेटिक कंसेप्ट, इट मीन द स्पाइन ऑफ द राइटिंग, जो रीढ़ की हड्डी है, दैट्स टोटली बेस्ड ऑन द डायस्पोरिक एसेंस। वो डायस्पोरिक थीम के ऊपर मूव कर रहा है। जब भी डायस्पोरिक राइटिंग देखोगे तुम्हें पहले ही दिमाग में सेट करके चल लो कि तुम्हें नॉस्टैल्जिक करेंगे वहां पे, ठीक है, पुरानी यादों में जाएंगे। कनाडा के कल्चर को दिखाया गया है, वहाँ के ऑटोबायोग्राफिकल एसेंस में लिखी गई है राइटिंग। दोबारा ऑटोबायोग्राफिकल एसेंस का मतलब क्या है, केरसी इज नॉट केरसी, बस केरसी केरसी है, पर द केरसी यहाँ पे क्या है, सिंबल ऑफ अगेन द राइटर, इट मीन द रोहिंटन मिस्ट्री। कैरेक्टराइजेशन पे आ जाते हैं, कैरेक्टर्स को कैसे रखा गया। द प्रोटोगोनिस्ट यानी प्रोटैगनिस्ट, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, हमारे पास केरसी है, और केरसी अगेन प्रेजेंट कर रहा है किसको, रोहिंटन मिस्ट्री को। और बाकी जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं हर एक कैरेक्टर के बारे में देखो, जो जो मैं मेन बताता हूँ वो देख लो। जो रियलिस्टिक बेस्ड कैरेक्टर हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं वो रियलिस्टिक बेस्ड कैरेक्टर हैं। शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो तो कैरेक्टर्स कम होने चाहिए, पिछले स्लाइड में मैंने तुम्हें बता दिया। और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए, ऑल द कैरेक्टर्स आर राउंड या फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट बेस्ड कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर्स नहीं है। फ्लैट कैरेक्टर का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो अपने कहानी में पलटू ना हो, जो दगाबाज ना हो, वो है ना। ऐसा नहीं पहले वो बुरा था एकदम से अच्छा हो गया, ठीक है, या पहले वो अच्छा था बुरा बन गया, या धोखा दे दिया किसी को, इस तरीके का। तो फ्लैट बेस्ड कैरेक्टर रखा गया है कहानी में, जो कैरेक्टर जैसे चल रहे हैं एंड तक बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। तो फ्लैट बेस्ड कैरेक्टर रखे गए हैं। और स्टोरी है, स्टोरी में तो कैरेक्टर में वजन होना चाहिए। और बाकी हर कैरेक्टर जो है जिस तरह से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको समझना है। मदर को सेंटिमेंटल दिखाया गया है, बिल्कुल हम भी मानते हैं मदर जो है वो सेंटिमेंटल है। फादर जो है वो रेशनल बेस दिखाए गए हैं, रियलिस्टिक दिखा रखे हैं जिस तरह से फादर होते हैं। केरसी को और डिफरेंट कल्चर को प्रेजेंट किया गया है, और ओल्ड मैन को बिल्कुल सही रियलिस्टिक ग्राउंड पे उतारा गया पार्किंसन डिसीज के थ्रू दिखा के। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं जो कि कोई भी
इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत बना के वो लिख सकते हैं। नरेटिव टेक्निक्स, बताने का तौर तरीका। नरेटिव्स का मतलब क्या होता है? कहानियां। देखो ये हो गया नरेटिव 1, ये हो गया नरेटिव 2, ये हो गया नरेटिव 3। 3 कहानियां बताई जा रही हैं और ये तीनों कहानियां मिलके एक सेंट्रल थीम बताएगी। दिस इज कॉल्ड मेटा नरेटिव। ये क्या होता है? मेटा नरेटिव। कुछ भाषा है अगेन लिटरेचर वाली फील्ड के बच्चों का, तभी तो कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं सब कुछ मिलेगा तुम्हें। बाकी जगह से कंपेयर कर लेना, अगर हटके मिल रहा हो तो बताना मुझे। ठीक है, तो ये मेटा नरेटिव है। तो मेटा नरेटिव का मतलब क्या होता है? अलग अलग नरेटिव्स मूव कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही है और इन कहानियों में से जो सारी कहानियां आपस में कनेक्ट हो रही है, दैट फॉर्म्स द मेटा नरेटिव। तो नरेटिव 1 यानी एक अलग कहानी, नरेटिव 2 देखा होगा तुमने, पीडब्ल्यू यानी पार्क, वो पोर्तुगीज वुमेन, एक ओल्ड मैन, ठीक है, उसके बाद कनाडा और वो ये पेरेंट्स की स्टोरी, ये सारी स्टोरी, दिस इज कॉल्ड द नरेटिव्स एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड नरेटिव टेक्निक। तुम अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके आ रहे हो, उसके थ्रू उनको प्रेजेंट कर रहे हो और एंड में तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम स्विमिंग लेसन ले रहे हो। ठीक है, तो ये जो स्विमिंग लेसन तुम ले रहे हो, दिस इज द मेटा नरेटिव। और ये स्विमिंग लेसन नहीं ली जा रही, मैं बता रहा हूँ, दिस इज अगेन कॉल्ड द एडेप्टेबिलिटी इन अ कल्चर। कल्चर में एडेप्टेबिलिटी याद आई किसी की? हाँ, 1859 याद आ रही है कुछ कुछ। 1859 में कौन था? डार्विन। डार्लिंग नहीं, डार्विन याद रखना। और डार्विन की थ्योरी क्या थी? द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल। जब उसने बोला था सर्वाइवल की थ्योरी, इसे द थ्योरी ऑफ द एडेप्टेबिलिटी इन दिस सर्वाइवल, 1859 विक्टोरियन एज। ठीक है, तो 1859 में द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल जिसने ये कहा था कि अगर जो आजकल की जितने भी स्पीसीज हैं वो सब एक्सलेंट है और उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी टेक्निक है, इसीलिए वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। सेम यही जो है डार्विन की थ्योरी सोसाइटी में लगा दो, पूरा गेम समझ आ जाएगा। ठीक है, यानी कनाडा में जाके अगर उसके अंदर सर्वाइविंग स्किल्स होंगी, एडेप्टेबिलिटी टेक्निक होगी, तो वो अडेप्ट करेगा वहाँ के कल्चर को, वो कर जाएगा। नहीं तो एडेप्टेबिलिटी नहीं हुई तो वो वापस इंडिया की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बातें जो कि नॉर्मल अगर अच्छे से तुमने बाकी शेप में अगर पढ़ रखा हो तो तुम ये सब बेसिक लिख के आ सकते हो। बाकी स्लाइड में क्या है वो एक बार देख लेना, मैं जो मेन है वो बता रहा हूँ, उनको नोट जरूर करना। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, कहीं सोचो बाद में स्लाइड में जो भी चीज़ है उसे उतार लेंगे, इससे हो जाएगा काम। उसके बाद क्या है कि इसमें मिक्स्ड कल्चर दिखा रखा है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखाया गया, एक सेल्फ रिफ्लेक्सिव मूड दिखाया गया है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ बातें जो कि लिख लेना। ठीक है, नरेशन क्या है? देखो नरेशन अलग अलग नैरेटिव दिखा रखे हो, नैरेटिव के मल्टी कल्चरल लेसन दिखा रहे। पोर्तुगीज वुमेन यानी वुमेन पोर्तुगीज है तो पोर्तुगीज का एक टेस्ट आ गया। ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन का ओल्ड सेंस ऑफ पॉइंट से पार्किंसन डिसीज आ गया, यानी एक एज बेस्ड राइटिंग भी है ये। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने ये दिखाया गया कि बार्था की स्टोरी, वो दिखाया गया एक्सेसिव मॉडर्निज्म और एक्सेसिव जो होता है, अगर कल्चर का डिलीशन हो जाए तो कैपिटलिज्म जहां जहां आएगी वहां वहां क्या डिसॉल्व होने लग जाएगा? कल्चर डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह की चीज और बता रखी है इसमें। और जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, यानी रोहिंटन मिस्ट्री या जो सेंट्रल कैरेक्टर जो है केरसी को भी दिखाया गया है अबाउट द एडेप्टेबिलिटी एंड द आइडेंटिटी को लैश दिखाया गया। तो आइडेंटिटी कंसेप्ट जो है वो इसका एक तरह से मैं कहूँ तो इस सेंट्रल थीम है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? क्या क्या हम अंदाजा लगाने वाले हैं इससे? देखो इंटरप्रिटेशन के कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ये मल्टी कल्चरल बेस्ड राइटिंग भी तुम कह सकते हो, इट इज ऑल द मल्टी कल्चरल लेसन्स राइटिंग, ये भी हो सकता है। सेकंड ये भी कह सकते हो तुम, इट इज टोटली सिंबॉलिकल राइटिंग, सिंबॉलिकल एंड पिक्टोग्राफिक राइटिंग है, क्योंकि इस राइटिंग की जो हेडिंग है दैट इज आयरोनिकल। आयरोनिकल का मतलब व्यंग्यात्मक, ताने कसे गए हैं। ठीक है, व्यंग्यात्मक है और ताना किस चीज पे कस रखा है कि इंडिया के कल्चर और कनाडा के कल्चर को लेके कंपेयर करके एक आयरॉनिकल सेंस जनरेट किया गया कि कितना मुश्किल होता है कहीं पे रहना। डिक्शन को, इफेक्टिव डिक्शन है, स्टाइल अच्छे यूज करे गए हैं। डिक्शन मींस द राइटिंग स्टाइल, शॉर्ट स्टोरी है तो वही राइटिंग स्टाइल आपको मैनेज करना पड़ेगा। पैरेलल कहानी चल रही है, द कंसेप्ट ऑफ द पैरेललिज्म, हमेशा पैरेललिज्म कंसेप्ट चल रहा है। इमेजरी से फुल भरी हुई है क्योंकि पिक्टोग्राफिक सीन्स ऐड हुए हैं। और ऑथर का मैसेज क्या है रीडर को? इज अबाउट द एडेप्टेबिलिटी। डार्विन का टेक्निक एक तरह से किया गया है। होमसिक एक सेंट्रल थीम है इसमें। होमसिक का मतलब किस तरह से नॉस्टैल्जिक है, केरसी को हर बारी जो है अपने वहां के, ये देखो होमसिक का वहीं से मतलब पता चल रहा है, जब टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग, यार यहीं से मतलब पता चल रहा है फिरोज शाह बाग की कहानियां जो है वो लिख रहा है कहाँ पे रह के? कनाडा में रह के। दिस इज एग्जांपल ऑफ होमसिक, यानी घर पे यादें आ रही है। पानी किस चीज का सिंबल है? तो वाटर इज एन सिंबल ऑफ द कल्चर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वाटर इज एन सिंबल ऑफ द कल्चर। और ये कल्चर कौन है? डायस्पोरिक कल्चर, कि भाई वहां का कल्चर, द कैनेडियन कल्चर। अगेन इस कहानी में कैनेडियन कल्चर के ऊपर है। और इस वाटर को एज एन सिंबल जैसे दिखाया गया, एंड में वो मुंह डाल देता है पानी के अंदर, इट मीन्स केर से इज ट्राइंग टू अडेप्ट
है ना, वो चाह रहा था वो अडेप्ट करना द कल्चर ऑफ द कनाडा, पर वो फिर एकदम से उसके ध्यान में आ जाता है दोबारा से कि उस ओल्ड मैन का नाम तो पूछा हूँ, पर बहुत मुश्किल हो रहा था उसे इन ऑर्डर टू अडेप्ट दी कल्चर ऑफ कनाडा। कनाडा के कल्चर को अडेप्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी उसे, और ये पानी के थ्रू दिखाया गया। तो यही तो खासियत है इस राइटिंग के कि स्विमिंग लेसन इज नॉट अबाउट द लेसन टू हाउ टू स्विम, इज अबाउट द लेसन हाउ टू अडेप्ट। ठीक है, अडेप्ट कैसे करना है। द सेकंड थिंग इज दैट जो वहाँ पे लड़कियां वड़कियां ये सब सीन दिखाई गए अबाउट द इरोटिक एसेंस, द पोस्ट मॉडर्न राइटिंग। पोस्ट मॉडर्न राइटिंग का मतलब ये होता है जो भी चीज़ है ना डायरेक्ट 1 to 1 सब लिख दो। वैसे तो बहुत बड़ा गेम है पोस्ट मॉडर्न राइटिंग, पर यहाँ पे क्या है कि एकदम से मतलब जो रियलिस्टिक बेस है उस सारे कंसेप्ट को आपने बता दिया। एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे लिखी गई, एकदम सीन सडन शिफ्ट हो रहा है। तो पानी सिंबल है अबाउट द कल्चर, उस कल्चर की एडेप्टेबिलिटी जो कि वो स्विम कर रहा था, वहाँ की लड़कियां वड़कियां जो देख रहा था, इज अगेन वहाँ का कल्चर। कहाँ का कल्चर? कनाडा का कल्चर, टोरंटो का कल्चर। और उसमें वो सब उससे केरसी को देख रहे थे कि उसे समझ आ गया था कि केरसी अलग है, तभी तो वो उससे मजाक कर रहे थे, मजे ले रहे थे बीच में, और लड़कियां उससे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़कियों को पता चल गया था डिफरेंट कल्चर का। और इसी जब कोई डिफरेंट कल्चर का दूसरे कल्चर में आने की कोशिश करता है तो उसे ये तो देखो फेस करना ही पड़ेगा। वहाँ के जो लोग हैं वो उससे पक्का मजे लेंगे, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वहाँ कैसे लोग हैं, क्या वहाँ भी लोग खाना खाते हैं, इस तरह का। जैसे रैगिंग वैगिंग के नाम से भी जाना करते हैं, वो तो कॉलेज में होता है रैगिंग, एक तरह से समझ लो इंटरनेशनल रैगिंग चल रही है। तो जैसे ही अगर वो वहां से इस तरफ मूव करेगा तो कल्चर में, अगर तुम्हें उनके कल्चर में आना है तो तुम्हें उनके जैसा दिखना पड़ेगा, उनके जैसा बोलना पड़ेगा, उनके जैसा रहना पड़ेगा। दिस इज अगेन द सिंबल ऑफ द वाटर हियर। ठीक है, बाकी इस सब में देख लेना जो स्लाइड में लिखा हुआ है। चैलेंजेस टू ए ब्राउन इमिग्रेंट, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया था कि ब्राउन इमिग्रेंट का मतलब इंडियंस, उसके क्या क्या चैलेंजेस होता है। ब्यूटीफुल वुमेन इरोटिक सेंस के लिए जनरेट किया गया है। जितने भी ब्यूटीफुल वुमेन दिखाए गए हैं ये सब इरोटिक सेंस एंड अपील। अब देखो वुमेन को ब्यूटीफुल दिखाया गया, यहाँ पे कुछ कुछ बातें आती हैं। सबसे पहले पढ़ा होगा छोटी क्लास में सफ्रेजेट मूवमेंट, एक मूवमेंट आया था जिसमें कि औरतों ने ये कहा था कि हमें राइट्स दो, है ना, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, इस तरह के। इन सबको हमने कह दिया कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म का मतलब क्या है? जब हम फीमेल की साइड लिखते हैं, उनके राइट्स के बारे में, उनके लिबरल थॉट्स के बारे में, उनके फेवर में कोई राइटिंग लिखते हैं, उसे हम फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म कहते हैं। राइटर को फेमिनिस्ट राइटर कहते हैं, फेमिनिस्टिक राइटर कहते हैं, और इस पूरे उसको फेमिनिज्म कहते हैं। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब फीमेल ने पहली बारी देखना शुरू करा था, नहीं अब हमें भी कुछ चाहिए, इट मीन द राइट टू वोट। और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ऐसे आया जब उन्होंने और लिबरल थॉट्स मांगने शुरू कर दिए। ऐसे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आए जब फीमेल को और एडवांस कुछ कुछ मिला, यानी राइट्स, स्पेशल राइट्स मिले। और फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म इस समय कहते हैं कि फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही है, जिसमें कि फीमेल एज एन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर की जाती है, फीमेल को एज एन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे उतारा जाता है। ठीक है, कोई बुरा मत मान जाना, ठीक है, जो पढ़ाई है मैं वही करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं हूँ मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ। मैं भी एक छोटा मोटा, अच्छा छोटा मोटा नहीं कह सकते, मैं भी एक अच्छा ही राइटर हूँ, मेरे बारे में भी पढ़ सकते हो। बाकी नाम देख लेना, गूगल पे सर्च करना, वहाँ मिल जाएगा। चलो आते हैं अब, मेरी छोड़ो, यहाँ आते हैं मेन कुछ पे। तो फेमिनिस्टिक राइटिंग है, तो फेमिनिस्टिक राइटिंग नहीं, सॉरी मैं ये कहता फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जहाँ फीमेल को एज एन सेक्स ऑब्जेक्ट बताया गया। यानी फीमेल क्या है? जिसके बॉडी में एक अपील हो, जिसका एक प्रॉपर फिगर हो, जिसकी आउटलुक हो एक बिल्कुल प्रॉपर। आज देखे होंगे जितने भी ऐड वैड आ रहे थे, पुराने ऐड में दादा दादी दिखाई जाते थे गाड़ियों के अंदर बैठे हुए, आजकल के ऐड में दादा दादी गायब कर दिए गए, माँ बाप गायब कर दिए गए, और लड़कियों को एज एन ऑब्जेक्ट दिखा दिया जाता है, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। एकदम ऐसा फिगर दिखाते हैं कि जो देखने वाले हैं वो जिस चीज का ऐड हो रहा है वो ऐड तो बाद में, उनके फिगर को पहले देखेंगे। तो ये इसी को कहते हैं फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। और ये पूरी राइटिंग फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिस्टिक ग्राउंड पे बेस्ड है। इसमें फीमेल को एज एन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाया गया। फीमेल एज एन ऑब्जेक्ट, समझते हो कितना वैसा काम है? फीमेल को ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, और एन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, एक अपीलिंग ऑब्जेक्ट दिखाया गया, जिसको देख के जो सेंट्रल कैरेक्टर है केसी अपने सेक्सुअल और इरोटिक अर्जिस को बार बारी जनरेट किए जा रहा है। ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, यानी फीमेल एज एन मॉडल, फीमेल एज एन आउटलुक, है ना, फीमेल एज एन ग्रेट फिगर, बिल्कुल चमकदार फिगर होना चाहिए, और कलर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल वाइट टोन जिसे कहते हैं उस तरह का। तो ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म लिखते के साथ आपके नंबर कैश हो जाएंगे। ठीक है, तो फेमिनिस्टिक राइटिंग है, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म दिखाया गया है। आफ्टर थ्री वेव्स ऑफ द फेमिनिज्म, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म इन पोस्ट मॉडर्न एज, इसको इसमें दिखा रखा है।
क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब इस वाले को और कवर करना है। अर्बनाइजेशन से ही मतलब समझ आ गएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब कि एक ऐसे लोग जिनको कि शहर में रहना पसंद नहीं है, खुली हवा में घूमने वाले लोग, मैं खुद वैसे ही हूँ, ठीक है। गांव में रहने वाले लोग जिन्हें कि खुला माहौल पसंद हो, तो इंडिया अगेन खुलापन के लिए तो इंडिया मशहूर है। तो एक तरफ इंडिया, और क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब यानी ऐसे भीड़ भड़ाके में पसंद ना होना रहना, वो हमें देखने को मिल जाता है कनाडा, ठीक है। कनाडा हर किसी को देखो, हर कोई कनाडा जाने की सोचता है। तो यही दिखा रखा है किस तरह से अपार्टमेंट का सीन है, जो कि क्लोस्ट्रोफोबिक सीन दिखा रखा है, अपार्टमेंट दिखा रखे हैं, जबकि इस तरफ के सीन में सिर्फ फिरोज शाह बाग दिखाया है, और नाम से मतलब पता चला फिरोज शाह बाग है, एक ओपन एरिया है, ठीक है। इस तरह का सीन दिखाया गया। पर कई जगह क्या है, ऐसा माना जाता है कि जैसे कि बॉम्बे को भी अब के नज़रों में अगर देखो देखो अगर इस समय अगर बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो भी क्राउडेड एरिया है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब, और इस तरफ भी दिखाया जाएगा टोरंटो भी, वो भी क्राउडेड एरिया है। तो एक मेगा सिटी फॉर्म में राइटिंग लिखी गई है जिसमें कि दोनों जगह जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई गई है, इसी को क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आता पेपर में, बस वही है, स्लाइड में है तो करवा दिया, ठीक है। जोरास्ट्रियन एक अलग कल्चर है, उस कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, और हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल, और साथ साथ केसी के पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रखे हैं, नॉट मेंशन ऑफ द जोरास्ट्रियनिज्म अंटिल द स्टोरी एंड स्विचेस इनटू द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स रीडिंग हिज लेटर एंड फादर। बता रखा है, देखो जोरास्ट्रियन रिलीजन के बारे में बता रखा, हल्का सा पढ़ लेना, ठीक है। जोरास्ट्रियन क्या है, और इमिग्रेंट जो है ये जोरास्ट्रियंस हैं ये, ठीक है, क्योंकि रोइंटन मिस्ट्री नाम से पीछे पता चल रहा होगा। तो ये जो कल्चर रिप्रेजेंट जो किया गया है, वो जो पारसी और इस तरह के जो कल्चर, इसमें जो केरसी दिखाया गया ऑफ द टॉपिक ऑफ द जोरास्ट्रिज्म एंड इंप्लाइज दैट ही हैज इंडीड लॉस्ट हिज फुटिंग इन द रिलीजियस अपार्टमेंट एंड परहैप्स द साइड इफेक्ट ऑफ द इमिग्रेशन और इवन रिलीज ऑन द रिलीजियस बॉन्ड नेवर फेल ऑन द एसोसिएशन, ठीक है। जोरास्ट्रियंस को एक बार पढ़ लेना, स्टिल जोरास्ट्रियन, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, दोबारा से मैं बोलूँ, जोरास्ट्रियन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो ये इसमें अगर थोड़ा बहुत और समझना हो जोरास्ट्रियन का, तो इसमें देख लो कि जो स्विमिंग लेसन है वो एक मिडिल क्लास को दिखा रखा है, उन्हें पारसी इमिग्रेंट है, यही जोरास्ट्रियनिज्म का कंसेप्ट कवर किया कर रखा है उन्होंने। न्यू टू टोरंटो, वो टोरंटो में जाता है और वहाँ पे सफोकेटेड फील करता है, घुटन महसूस करता है, वहाँ की रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगेन क्लॉस्ट्रोफोबिक, और उसके पेरेंट्स जो है वो यहाँ बैठ के उसकी स्टोरी को देख रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो पारसी इमिग्रेंट याद रखना, पीछे जोरास्ट्रियन का कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्लाइड देखो डिज़ाइन किया जाता है, और हमारे पीछे डिज़ाइनर है जो कि स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं, बाकी पढ़ाना मेरा काम है। तो वो ये तो जोरास्ट्रियन का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये स्विमिंग लेसन का जो पारसी कम्युनिटी है इसको पढ़ना जरूरी है कि पारसी इमिग्रेंट दिखाए गए हैं। आगे कल्चर शॉक, कल्चर शॉक तो होता ही है जब अपने एरिया को छोड़ के दूसरी तरफ मूव कर रहे हो, तो एक कल्चरल शॉक मिलेगा। तो इन वर्ड को पढ़ना वैसे है कि जब भी आंसर राइटिंग लिखोगे तो इन सब वर्ड को ऐड कर देना, जैसे कल्चरल शॉक ऐड कर दिया तो इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में डिजॉल्व होते हैं, दैट क्रिएट्स ए शॉक। और रिलीजन का मैटर जो पीछे हमने करा था, अभी फाइनली पारसी रिलीजन को दिखाया गया, उसको ऐड कर देना। क्राउडिंग एंड प्राइवेसी क्लॉस्ट्रोफोबिक में हो गया। रेसिज्म एंड स्टीरियोटाइप, रेसिज्म में ब्राउन कलर्ड इमिग्रेंट बताया गया, ये रेसिज्म का कंसेप्ट है, और इसी रेसिज्म के कंसेप्ट को यहाँ पे दिखाया गया। स्टीरियोटाइप वही रूढ़िवादी सोच, लोगों की पुरानी सोच, ठीक है। तो ये है, और वाटर एज एन सिंबल पीछे हम कर चुके हैं। उसके बाद पैरेलल हो चुका है, सेक्सुअल फैंटेसी हो चुका। इसके बाद द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। ये सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, आंसर राइटिंग में आपको यूज करना है। ओ सॉरी, ये तो इधर उधर चला गया लाइन, ठीक है। देखो, द टू हाफ ऑफ द स्प्लिट स्क्रीन, एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, इस वर्ड को यूज, सॉरी इस पूरे सेंटेंस को यूज कर लेना जब आंसर राइटिंग में लिखोगे। एक स्क्रीन के दो स्प्लिट हैं, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, पर हैं दोनों बिल्कुल एक तरह से ओरिएंटेड, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल इनके डायमेंशन बिल्कुल प्रॉपर हैं, और यही दोनों स्प्लिट मैकेनिज्म में स्टोरी मूव कर रही है। एक तरफ स्टोरी मूव कर रही है टोरंटो, दिस इज कॉल्ड द टू हाफ ऑफ द स्प्लिट स्क्रीन, और एक तरफ जो कहानी मूव कर रही है अगेन इन इंडिया, ठीक है, यानी बॉम्बे, दिस इज कॉल्ड द स्प्लिट मैकेनिज्म, ठीक है। इसी को स्प्लिट मैकेनिज्म कहते हैं। बाकी जो मैंने कहानी करा रखी है वो ये ऐड कर देना इसमें, बस इसको याद कर लेना, द टू हाफ ऑफ द स्प्लिट स्क्रीन, एक स्क्रीन के दो हाफ है, पूरी कहानी लिख रखी है इसमें, ठीक है। थोड़ी देर रोक के आप इसे देख सकते हो। द मिस्ट्री यूज ऑफ द ह्यूमर एंड द सिंबॉलिज्म, मिस्ट्री का यूज ऑफ सिंबॉलिज्म ये पढ़ना जरूरी है, इसको देख लेते हैं एक बारी। रोहिंटन मिस्ट्री के स्विमिंग लेसन इज नॉट वेरी ड्रामेटिक, ये ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। तुम्हें लग रहा है कहीं ड्रामा लग रहा है, इससे कहीं ड्रामा नहीं लग रहा, कोई ड्रामेटिक नहीं है। एक सिंपल 1 to 1 जो भी कहानी है उस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया है।
उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, सब माइनर सोशल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन भी माइनर दिखाई गए। ऐसा नहीं कोई ऐसे कल्चर दिखा दी गई, एक तरफ इस्लामिक दिखा दिया गया या एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ हिंदू, एक तरफ इस तरह के कोई ठीक है पोल एंडेड जो है वो रिलीजन को नहीं दिखाया गया, क्लोज एंडेड रिलीजन है उनको दिखाया गया। डेली लाइफ के सीन को दिखाया गया है, फादर वगैरह जो है वो बॉम्बे में इसकी कहानियों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरह का जो वो सिंबॉलिज्म यहाँ मेंटेन किया गया है। अब कंपैरिजन इसे हम इससे शेकोव से नहीं कर सकते। शेकोव एक कॉमिक राइटर है, तो ना मैं इस राइटिंग को कॉमिक राइटिंग कहूँगा, मैं नहीं, क्रिटिक्स इतने ना ही कॉमिक राइटिंग मानते हैं, ना ही वो इसको एडगर पो से मानेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें शायद एडगर पो स्लाइड में हो तो देख लेना। तो ये राइटिंग कैसी है, ना ही इसको एडगर पो से कंपेयर किया जाता है जो कि बहुत ही सीरियस राइटर है, बहुत ज़्यादा डार्क राइटर मानते हैं, ना तो डार्क राइटिंग है, ना ये कॉमिक राइटिंग है जिसमें कि हम कहें ठीक है ह्यूमर और कॉमिक का सीन है, जोक हो, ऐसा बनी है। तो सिगमंड फ्रूड ने देखो क्या कहा, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रूड ने 1905 इसमें बोला था जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस। फ्रूड suggested that psychological sources of the comedy are those which have the deep anxiety about the sex, nudity and violence and the death. अगर किसी में सेक्स से रिलेटेड या न्यूडिटी से रिलेटेड या वायलेंस से रिलेटेड कुछ भी कॉमेडी हो रही है, दैट इज अगेन कॉल्ड, इसके हिसाब से कहा जा सकता है दैट इज द डीप एंजाइटिकल राइटिंग, कि हाँ वो एक ऐसी राइटिंग है जो कि एक एंजाइटिकल राइटिंग है, यानी एक ऐसी राइटिंग जिसके के अंदर बहुत सारा जो है वो छिपा पड़ा है, यानी ह्यूमर वगैरह और दर्द वगैरह इस तरह की चीजें छिपी पड़ी है। पर देखो दिस आइडिया हेल्प टू एक्सप्लेन द केस इज द बम्बलिंग एनकाउंटर एंड द लोनली फैंटेसीज व्हिच आर फनी एंड आल्सो द एम्ब्रेसिंग एंड यूजुअली द सेक्सुअल नेचर Anakin and the bikini and the sunbather, the daydream and the fantasy, the sexual partner। तो सिगमंड फ्रूड की वजह, सिगमंड फ्रूड के, अगर हम सिगमंड फ्रूड के थ्रू चलें तो ये राइटिंग एक एक्सलेंट राइटिंग है, ठीक है, अपने सारे कंसेप्ट को मूव कर रही है। इट्स एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ द ह्यूमर, हम कहेंगे ह्यूमरिस्टिक राइटिंग है, क्योंकि सिगमंड फ्रूड का मानना था कि कोई भी ह्यूमरिस्टिक राइटिंग हो, यानी जिसमें कि हम कह सके हाँ एक सोच के साथ हंसी है, ठीक है, वो राइटिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, इट मीन द जोक्स एंड द रिलेशन टू द अनकॉन्शियस, ये इसकी राइटिंग है वैसे। तो सिगमंड फ्रूड ने कहा अगर उसमें सेक्स का हो, जो इसमें है बिल्कुल, इरोटिक्स एंड न्यूडिटी इसमें दिखा रखा है प्यूबिक एरिया वाला, और साथ ही साथ वायलेंस एंड द डेथ, बट डेथ एंड वायलेंस इसमें नहीं है, पर इनमें से अगर कोई भी दो तीन कंसेप्ट अगर आ जाए तो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमरिस्टिक राइटिंग। तो ह्यूमरिस्टिक राइटिंग है, सिंबॉलिकल राइटिंग है, पर ना ही ज़्यादा एडगर एलन पो की तरह जो कि सीरियस राइटिंग है, ना इतना ज़्यादा कॉमिक राइटिंग है, ठीक है, पर हाँ एक लेवल मेंटेन कर रखा है इस राइटिंग ने, एक बीच का लेवल अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इसके बाद इस वाले में देखो वो पूरी कहानी चला रखी है, वही बता रखी है, तो सिंपल एक कहानी है, स्लाइड को रोक के देख लेना। और इनवोक द नरेशन एंड अबाउट दिस स्टोरी द स्टार्टिंग द स्विमिंग लेसन, बस इसमें यही है। इसमें भी कुछ कुछ लाइंस दे रखी है, बाइंस ही दे रखी है, किस तरह से वो एकदम ऊपर आके तैरने लग गया वगैरह वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। और कुछ द स्प्लैश अराउंड द क्लोरीन क्लीन एंड अबाउट द प्रिटेंडिंग टू द मास्टरबेट एज द केस इज मम्मी ट्राई टू टीच हिम टू स्विम, ठीक है। मतलब ये थोड़े बहुत और सीन है, इतना वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना इतना डीप में हमें जाने की जरूरत है यहाँ पे। बाकी स्लाइड को रोक के देख लेना, कहानी वही सब कुछ है जो मैंने बता रखी है इसमें। और इस कहानी को कई बारी जेम्स जॉयस की राइटिंग से भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जेम्स जॉयस की जो राइटिंग थी वो सारी जो है वो डुब्लिनर के ऊपर थी, फाइनल स्टोरीज जो उसने डुब्लिनर के ऊपर लिखी थी, जैसे ये फिरोज शाह बाग ऐसी डुब्लिनर के ऊपर कहानी लिखी गई थी जिसमें कि कई जगह मास्टरबेशन के सीन दिखा रखे हैं। उस नॉवेल के ऊपर बैन भी लग गया था, उस नॉवेल का नाम बताता हूँ मैं आपको अभी, यूलिसिस है, और साथ ही साथ डुब्लिनर जो है ये भी एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। तो इसमें देखो कई सारे ऐसी चीज दिखा रखा है जिसमें मास्टरबेशन वाले सीन दिखा रखा है, इरोटिक सेंस दिखा रखा है, इस वजह से नॉवेल जो है वो बैन हो गई थी, और कुछ स्टोरीज भी। तो इस वजह से जेम्स जॉयस की 1921 में इसको बैन कर दिया गया था यूलिसिस को, और बाद में दोबारा जाके 8-9 साल के बाद दोबारा से उसे फिर से पब्लिश किया गया। तो पोस्ट मॉडर्न राइटिंग ऐसी होती है भाई, जिसमें कि डायरेक्ट इरोटिक सेंस को सीधा ही प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अगर ज़्यादा ही डीप में पढ़ना हो या फिर राइटिंग में अगर कुछ ज़्यादा ही हटके दिखाना हो, तो आंसर राइटिंग में आप जेम्स जॉयस के साथ इस राइटिंग को कंपेयर कर सकते हो इरोटिक सेंस में। और यही था बस स्विमिंग लेसन के बारे में।
कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो इस अगेन द एलियन को लैंड में किस तरह से एलियन, वो एलियन नहीं, ठीक है, जादू वाला नहीं है। एलियन लैंड यानी दूसरे लैंड में और दूसरे कंट्री में रहने में क्या क्या लोगों को सहना पड़ता है, वहाँ के नेटिव और वहाँ के वो नेटिव और जो वहाँ के रहने वाले हैं और जो नेटिव लैंड के रहने वाले हैं, उन्हीं की तरह अपने कल्चर को शेप में लाना होगा, उन्हीं की तरह रहना पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। और ह्यूमिलेशन किस तरह से होती है, यानी ठीक है, नाम वहाँ पे बेइज्जती जिसे कहते हैं फॉरेन लैंड पे किस तरह से होती है, क्योंकि अपना कल्चर, वहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करना और वहाँ अपने कल्चर को प्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ये तो पता ही होगा। बाकी मैंने पूरा ये करवा रखा है, इमिग्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रखा है, डायस्पोरा बता रखा है। और करेज होना चाहिए, अगर दूसरे उसमें चाहिए तो वही स्विमिंग अप लेसन का मतलब क्या है, इट मीन द लेसन ऑफ द अदर कल्चर, दूसरे कल्चर के लेसन लेना। यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और फटाफट मैं सिलेबस कवर करूँगा, तो इस स्लाइड को सॉरी इस चैनल को, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और मैं सारी वीडियो यहीं पे कवर करूँगा, यानी पूरा सिलेबस करवाऊँगा बिल्कुल सही। और इसमें जितने क्वेश्चन आंसर कवर इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर शॉर्ट स्टोरी से आते नहीं हैं। पर अगर आएगा तो जो मैंने बेसिकली जो मेन पॉइंट है और जो मेन कंसेप्ट है, इवन जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो भी करवा दिया। बस आपको कोई भी कहानी, कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें, बस मेरी जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं और जो यहाँ पे लिटरेचर के कंसेप्ट यूज़ कर रखे हैं उसको वहाँ ज़रूर लिख के आना, ठीक है। ओके, थैंक यू।